सोचिए कि शांत कमरे में एक बच्चा बिल्कुल अकेला बैठा पढ़ाई कर रहा है। हाँ, आमतौर पर हम पढ़ाई की ऐसी ही छवि बनाते हैं दिमाग में। बिल्कुल, मतलब वो अपनी डेस्क पर भले ही अकेला दिखाई दे रहा हो, लेकिन हकीकत में उसके साथ पूरा समाज, उसकी संस्कृति और उसकी भाषा भी उसी डेस्क पर बैठी है। सही कहा, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ना? और आज की इस चर्चा का आधार यही दिलचस्प सच है, क्योंकि अक्सर जब शिक्षा या कुछ नया सीखने की बात होती है ना, तो दिमाग में एक बैरागी जैसी एकांत साधना की तस्वीर उभरती है। हाँ, जैसे ज्ञान सिर्फ किताब और उस पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग के बीच का एक सीधा लेन देन हो। पर क्या हो अगर सीखने की वो एकांत प्रक्रिया पूरी तरह से एक भ्रम हो? यानी आज हम एक बहुत ही शानदार शैक्षिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो जयप्रकाश एजुकेशन हब से लिया गया है। जो कि विशेष रूप से सीटीईटी और टेट जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। एकदम सही। और आज का हमारा मुख्य मिशन है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी को डिकोड करना। बिल्कुल। ये समझना कि किसी भी प्रकार की शिक्षा में समाज और भाषा की भूमिका केवल सहायक नहीं होती, बल्कि ये पूरी नींव होती है। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो शिक्षा को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और जब हम लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो संदर्भ के लिए ये जानना जरूरी है कि वे एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अच्छा, रूसी थे वो। हाँ, और उनका जो सबसे बड़ा और क्रांतिकारी तर्क था वो ये था कि किसी भी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास यानी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो कभी भी शून्य में नहीं होता। शून्य में नहीं होता मतलब आइसोलेशन में नहीं होता। एकदम। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि वाइगोत्स्की का स्पष्ट मानना था कि सीखना हमेशा पहले सामाजिक स्तर पर घटित होता है। ओके। और केवल उसके बाद ही वो व्यक्तिगत स्तर पर भीतर जाता है। यानी ज्ञान पहले लोगों के बीच मौजूद होता है, सामाजिक संपर्क में पनपता है और फिर वो व्यक्ति के दिमाग का हिस्सा बनता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी इंसान कोई अलग थलग द्वीप नहीं है। विकास की जो पूरी प्रक्रिया है वो समाज और आपसी बातचीत के इर्द गिर्द ही बुनी गई है। सही कहा आपने। लेकिन चूंकि अब ये स्थापित हो चुका है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो अगला स्वाभाविक सवाल यही उठता है कि हम समाज में आखिर सीखते किससे हैं? हवा से तो ज्ञान मिलता नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा सामने आती है, MKO। MKO, तो ये MKO वास्तव में क्या है और ये कैसे काम करता है? देखिए, MKO का अर्थ है मोर नॉलेजेबल अदर, जिसे हम हिंदी में अधिक ज्ञानवान दूसरा व्यक्ति कह सकते हैं। अधिक ज्ञानवान दूसरा व्यक्ति। अच्छा। हाँ, अगर इसे शिक्षा या सीखने के संदर्भ में देखें तो इसका सीधा सा मतलब उस व्यक्ति से है जिसके पास किसी विशिष्ट कार्य या कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले की तुलना में अधिक समझ हो। तो यानी जब कोई बच्चा कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहा होता है, तो उसे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो उस विषय में उससे एक कदम आगे हो। एकदम सही। पर अब यहाँ एक पुरानी धारणा बीच में आती है। अक्सर लोग सोचते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि जब अधिक ज्ञानवान शब्द का इस्तेमाल होता है तो तुरंत एक शिक्षक या माता पिता की छवि दिमाग में आती है। क्या MKO का मतलब हमेशा उम्र या पद में बड़ा होना जरूरी है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और वाइगोत्स्की का सिद्धांत ठीक इसी पारंपरिक सोच को तोड़ता है। MKO कोई भी हो सकता है। कोई भी। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उम्र में बड़ा हो या उसके पास कोई बड़ी डिग्री हो। ये बच्चे का कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है या यहाँ तक कि उसी की उम्र का कोई मित्र भी हो सकता है। अच्छा, एक हम उम्र दोस्त भी MKO हो सकता है। बिल्कुल। इसको एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। कक्षा में अगर एक बच्चा गणित के किसी सवाल में अटक गया है और दूसरा बच्चा जो सवाल को हल करना जानता है वो उसकी मदद करता है, तो उस वक्त वो दूसरा बच्चा MKO बन गया। एकदम सही। उस क्षण में वो दूसरा बच्चा MKO की भूमिका निभा रहा होता है। यहाँ तक कि अगर कोई छोटा बच्चा किसी बड़े व्यक्ति को आम स्मार्टफोन चलाना सिखा रहा है तो उस स्थिति में वो छोटा बच्चा MKO है। वहाँ ये बहुत ही रोचक है। ज्ञान का प्रवाह उम्र से नहीं बल्कि उस विशिष्ट कौशल में दक्षता से तय होता है। सही कहा। चलिए, अब आप वाइगोत्स्की के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की तरफ आ रही हैं, जिसे हम ZPD कहते हैं। ZPD यानी सीखने का जादुई क्षेत्र। बिल्कुल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या संक्षेप में ZPD।
अगर इसे तकनीकी भाषा से बाहर निकालकर एक आसान तरीके से समझें तो ये बच्चे की दो अलग-अलग क्षमताओं के बीच का एक अदृश्य फासला है। दो क्षमताओं के बीच का फासला? हाँ, इसे हम 3 स्तरों में समझ सकते हैं। पहला स्तर है एक्चुअल डेवलपमेंट यानी वास्तविक विकास। अच्छा। ये वो दायरा है जहां बच्चा कोई भी काम पूरी तरह से खुद कर सकता है। उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जैसे अगर बच्चे को जोड़ घटाना आता है और वो खुद बिना मदद के कर लेता है तो वो उसके वास्तविक विकास के क्षेत्र में है। ठीक है, ये तो पहला स्तर हो गया। उसके बाद एक दूसरा दायरा होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट या संभावित विकास। ये वो काम है जो बच्चा किसी भी हाल में अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसे किसी सही एमकेओ का मार्गदर्शन मिले तो वो उसे हासिल कर सकता है। तो यानी जो काम बिना मदद के किया जा सकता है और जो काम मदद के साथ किया जा सकता है, उन दोनों के बीच की जो खाली जगह है वही ZPD है। एकदम सटीक। जो काम बच्चा अकेले नहीं कर सकता, लेकिन किसी अधिक जानकार व्यक्ति के थोड़ा सा इशारा करने पर या मदद करने पर कर लेता है, वो कार्य उसके ZPD में आता है। क्या इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। शैक्षिक स्रोत से ही एक गणित का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कक्षा में एक बच्चा गणित का एक मुश्किल सवाल हल कर रहा है। वो आधे रास्ते तक पहुंचता है और एक विशिष्ट फॉर्मूला पर आकर अटक जाता है। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। अब वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तभी एक शिक्षक आता है। शिक्षक उसे पूरा जवाब हल करके नहीं देता। वो बस इतना कहता है कि याद करो, कल हमने A² + B² के बारे में क्या पढ़ा था। अच्छा, सिर्फ एक हिंट दिया। हाँ, और बस इस एक छोटे से संकेत को पकड़कर बच्चा तुरंत अपनी गलती सुधारता है और पूरा सवाल खुद हल कर लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो गणित का सवाल उस बच्चे के ZPD के भीतर था। यहाँ आकर बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है। पर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है जो थोड़ी असहमति, पुशबैक भी है। पूछिए, बिल्कुल पूछिए। अगर कोई शिक्षक हर बार बच्चे को इसी तरह से संकेत देता रहेगा, मदद करता रहेगा, तो क्या इस तरह की मदद से बच्चा हमेशा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है ना? मतलब एक शिक्षक के लिए ये कैसे तय करना संभव है कि बच्चे की स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खत्म ना हो जाए? देखिए, आशा होती है कि बच्चा निर्भर हो जाएगा, पर वाइगोत्स्की का सिद्धांत ऐसा नहीं कहता। शिक्षक को पढ़ाते समय ZPD को ध्यान में रखना चाहिए। उन्हें हमें केवल उतनी ही मदद देनी चाहिए जो बच्चे को उसकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा आगे ले जाने के लिए आवश्यक हो। यानी पूरा काम नहीं करना है उनके लिए? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य बच्चे का काम आसान करना नहीं है, बल्कि उसे वो वैचारिक चुनौती देना है जिससे वो खुद सोचे। संघर्ष करना बहुत जरूरी है। जब बच्चा थोड़ी सी मदद के बाद खुद संघर्ष करके सीखता है तो उसका ZPD का दायरा और आगे खिसक जाता है। अच्छा, तो ZPD वो क्षेत्र है जहां सीखना होता है, लेकिन एक शिक्षक ZPD के भीतर बच्चे को निर्भर बनाए बिना कैसे मदद करता है? ये बैलेंस कैसे बनता है? इसका उत्तर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया में छिपा है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग, इसका मतलब तो सहारा देना होता है ना? हाँ, हिंदी में इसे सहारा देना या पाड़ बांधना भी कहते हैं। देखिए, ZPD एक जगह है जहां सीखना होता है, लेकिन स्कैफोल्डिंग वो तरीका है जिससे शिक्षक वहां मदद करता है। तो स्कैफोल्डिंग का मूल रूप से अर्थ क्या हुआ शिक्षा में? इसका अर्थ है शिक्षक या किसी भी बड़े व्यक्ति द्वारा दी गई अस्थायी यानी टेम्परेरी सहायता। यहाँ अस्थायी शब्द पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अगर इसको किसी रियल दुनिया के उदाहरण से जोड़ें तो मुझे ये स्कैफोल्डिंग बिल्कुल किसी इमारत के निर्माण जैसी लगती है। अच्छा, किस तरह से? मतलब जैसे जब कोई नई इमारत बन रही होती है तो उसके चारों ओर बांस या लोहे का एक बाहरी ढांचा लगाया जाता है जिसे हम पाड़ कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो ढांचा इमारत को तब तक बाहर से सहारा देता है जब तक कि इमारत की अपनी दीवारें और नींव मजबूत नहीं हो जाती। जब इमारत मजबूत हो जाती है तो उस ढांचे को हटा लिया जाता है। वाह, ये उपमा सच में बहुत सटीक है। और इस प्रक्रिया के कुछ निश्चित चरण होते हैं। जैसे शिक्षक पहले समझाता है, फिर थोड़े संकेत देता है और अंत में बच्चा खुद करने लगता है। जैसे हम निबंध लिखना सिखाते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही उदाहरण याद दिलाया आपने। स्रोत में भी यही बताया गया है। जब बच्चे को निबंध लिखना सिखाना होता है तो शिक्षक सीधे विषय देकर उसे अकेला नहीं छोड़ता। हाँ, पहले तो उदाहरण दिया जाता है। बिल्कुल। पहले चरण में शिक्षक एक लिखा हुआ उदाहरण देता है, फिर दूसरे चरण में वो केवल कुछ शब्द या कीवर्ड्स दे देता है और बाद में बच्चा खुद वो निबंध लिखता है। सही।
जैसे जैसे बच्चे की समझ मजबूत होती है, वो बाहरी ढांचा यानी शिक्षक की मदद हटा ली जाती है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो ये शिक्षक की भूमिका को पूरी तरह बदल देता है। सही पकड़ा आपने। अब शिक्षक सिर्फ ज्ञान देने वाला एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रह गया है, बल्कि वो एक मार्गदर्शक यानी फैसिलिटेटर बन गया है। जो सहयोगात्मक सीखने यानी कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। अब देखिए, अब तक हमने इस बाहरी मदद, बाहरी ढांचा और सामाजिक संपर्क पर काफी बात की है, पर यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। वो क्या? बच्चा इस सारी बाहरी जानकारी को अपने दिमाग में प्रोसेस कैसे करता है? हाँ, वो इस बाहरी दुनिया की बातों को अपनी समझ में कैसे बदलता है? यहीं पर एक नया तत्व सामने आता है, भाषा यानी लैंग्वेज। भाषा? पर भाषा तो बस बात करने के काम आती है ना? यही तो वाइगोत्स्की ने बदला। उनके अनुसार भाषा केवल संवाद या बातचीत का साधन नहीं है, बल्कि ये सोच और बौद्धिक विकास का मुख्य साधन है। यानी दिमाग का टूल है। एकदम। उन्होंने भाषा को तीन प्रकारों में बांटा है। पहला है सोशल स्पीच या सामाजिक भाषा। ये वो भाषा है जिसका उपयोग बच्चा दूसरों से बात करने के लिए करता है, जो लगभग 2 वर्ष की आयु तक दिखती है। अच्छा, जैसे जब बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है। सही। उसके बाद दूसरा प्रकार आता है प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा। ये बहुत दिलचस्प है। निजी भाषा ये क्या होती है? आपने कभी छोटे बच्चों को अकेले खेलते समय खुद से बड़बड़ाते हुए देखा है? मान लीजिए कोई बच्चा पजल जोड़ रहा है और खुद से कह रहा है, ये लाल टुकड़ा यहाँ जाएगा, नहीं ये वहां जाएगा। ओ हाँ, अक्सर बच्चे ऐसा करते हैं। तो इन सभी बातों का असल में क्या अर्थ है? क्या इसका मतलब ये है कि जब एक छोटा बच्चा खेलते समय खुद से बड़बड़ा रहा होता है तो वो केवल शोर नहीं कर रहा, बल्कि वास्तव में किसी समस्या को सुलझा रहा होता है? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वो शोर नहीं है, वो अपनी ही सोच को दिशा दे रहा है। वाइगोत्स्की का मानना था कि यही प्राइवेट स्पीच आगे चलकर इनर स्पीच या आंतरिक भाषा बन जाती है। आंतरिक भाषा मतलब मन के अंदर सोचना? हाँ, लगभग 7 वर्ष की आयु के बाद बच्चा बोलकर नहीं बल्कि अपने मन में सोचकर समस्याएं हल करने लगता है। प्राइवेट स्पीच से इनर स्पीच तक का ये सफर ही संज्ञानात्मक विकास का सबसे अहम हिस्सा है। वाओ, ये सच में ये दर्शाता है कि भाषा और सोच का कितना गहरा संबंध है। सही कहा। गहराई को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे लगता है उनकी तुलना एक और महान मनोवैज्ञानिक से करना आवश्यक है, जॉ पियाजेट। बिल्कुल। पियाजेट और विगोत्स्की की तुलना किए बिना ये विषय अधूरा है। स्रोत में इनकी तुलना के 4 मुख्य आधार बताए गए हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? पहला है विकास का आधार। पियाजेट के लिए विकास एक व्यक्तिगत खोज है, बच्चा खुद दुनिया को एक्सप्लोर करता है। लेकिन विगोत्स्की के लिए ये सामाजिक संपर्क है। अच्छा, और दूसरा आधार क्या है? दूसरा है भाषा की भूमिका। पियाजेट इसे थोड़ा कम महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था पहले सोच आती है फिर भाषा। पर विगोत्स्की के अनुसार भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, वही सोच को जन्म देती है। और तीसरा? तीसरा है शिक्षक की भूमिका। पियाजे के अनुसार शिक्षक एक पर्यवेक्षक यानी सिर्फ एक ऑब्जर्वर होता है, पर विगोत्स्की के अनुसार शिक्षक एक गाइड या मार्गदर्शक होता है जो स्कैफोल्डिंग देता है। एकदम। और चौथा और आखिरी अंतर है उनके मुख्य सिद्धांत। पियाजे ने कॉग्निटिव स्टेजेस की बात की थी, जहां उम्र के हिसाब से विकास होता है, जबकि विगोत्स्की का पूरा जोर ZPD पर था, जहां मदद से विकास होता है। अगर मैं इस सारे अंतर को एक पंक्ति में समेटने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है कि पियाजे बच्चे को एक अकेला वैज्ञानिक यानी लोन साइंटिस्ट मानते हैं जो खुद दुनिया खोज रहा है। हाँ। जबकि विगोत्स्की बच्चे को एक प्रशिक्षु या अप्रेंटिस मानते हैं जो समाज की कार्यशाला में सीख रहा है। वाह, क्या बेहतरीन तरीके से समराइज किया आपने। और देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। क्या? कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को किस मॉडल पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए, विशेषकर तब जब वाइगोत्स्की ग्रुप लर्निंग को इतना बढ़ावा देते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है और आज की इस गहन चर्चा के जो मुख्य निष्कर्ष सामने आए हैं वो CTET और TET की तैयारी के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। जैसे कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, ZPD और स्कैफोल्डिंग सीखने के मुख्य उपकरण है, और भाषा जो है वो संज्ञानात्मक विकास का इंजन है। सही। इस शैक्षिक और विश्लेषणात्मक चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। समाज और ज्ञान के इस अनोखे रिश्ते को और गहराई से समझने की यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है।